मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 2, राइट? और जो हमने कल पढ़ा है, राइट, उसके बारे में अभी हम कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, बताओ भाई, या मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बताओ। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। फिर सिमिलरली अगर इफ आई एम गोइंग टू से अनदर क्वेश्चन, मास ऑफ 1 मोल photons, ठीक है? If a sample contains 6 into 10 to power 22 molecules of NaOH, 6 into 10 to power 22 molecules of, let's say, CO2 plus 3 into 10 to power 23 molecules of NO plus 9 into 10 to power 23 molecules of SO2. Find total mass of sample. ठीक है, तो एक मिक्सचर है, उसमें 3 गैसेस प्रेजेंट है, नीचे सॉल्व करके बताना है। आया भाई आंसर, जल्दी जल्दी दो, नहीं तो फिर मैं ही सॉल्व कर दूंगा। वो क्वेश्चन आप लोग आंसर नहीं लिखोगे तो ज्यादा क्वेश्चन देने का मतलब ही नहीं है। आप वैसे भी सॉल्व नहीं करने वाले, मुझे ही सारे सॉल्व करने। जल्दी बताओ। मास पूछ रहा हूँ, मास मास कैसे आता है? ग्राम में आता है ना, ग्राम एटम तो मोल हो जाएगा। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, आप मास ग्राम में लिख सकते हो तो कितना लिखोगे? 10⁻28 ग्राम। ठीक है, इंटू ग्राम में आ गया। एक मोल, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, एक मोल कितना है? 6 इंटू 10⁻23, कितना हो जाएगा? 54.6 लेट्स से इंटू 10⁻5 ग्राम, कितना मास आ गया। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, तो एक मोल मास का क्या, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 AMU इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो कितना आ जाएगा? 1 ग्राम। ठीक है ना, AMU इंटू Na क्या होता है? ग्राम। अब यहाँ पे सैंपल कंटेन्स दिस, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? 6 इंटू 10⁻22 कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो। मोल्स आ गए, फॉर्मूला क्या है? मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। ठीक है, जैसे ही मोल्स पता चले आप मास निकाल सकते हो। मास क्या, फॉर्मूला क्या है? मोल्स इनटू मोलर मास। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na इनटू मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना है? 44, से कट गया तो 10 क्या है? 4.4 ग्राम। मतलब CO2 के कारण जो मास आ रहा होगा वो है 4.4 ग्राम। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ड्यू टू CO2 मास कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, का मोलर मास है 44, तो 4.4। फिर ऐसे ही NO तो मास क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻23 है, डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व करेंगे इंटू इसका मोलर मास कितना होगा? 14 प्लस 16 30, बस तो सॉल्व कर लेंगे, इससे 2 15 ग्राम आया। ये 4.4 ग्राम, ये 15 ग्राम। ड्यू टू जैसे SO2 मास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻23 इंटू SO2 का कितना होगा? 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 32 64, डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23, तो सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा 1.5, 1.5 इंटू 64 इज 96 ग्राम। तो हमारा आंसर आ गया 115.4 ग्राम। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। चलते हैं आगे। अभी हमने पढ़ा मास नंबर एंड मोल रिलेशनशिप। ठीक है, मास नंबर एंड मोल रिलेशनशिप, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, वॉल्यूम। तो अब आ जाएगा मास नंबर मोल एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। फॉर्मूले याद रखना है ना, नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने एक पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या क्या पढ़ा है हमने? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ है गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास। फिर गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na, एंड अब जो आएगा अभी हम बनाएंगे इसको, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP
डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अभी हम इसको देखेंगे ये कहाँ से आया, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड है ना, फॉर गैसेस ओनली, फॉर गैसेस ये जो है ना नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन, ये किसके लिए है, गैस के लिए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। और गैसेस हम समझते हैं एसटीपी, है ना। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर है 273.16 केल्विन, है ना, और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। sorry 273 लिख लो, 273 केल्विन विच इज अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज 1 atm, ठीक है। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक pressure, 1 atmosphere pressure, measurement of what is the, let's say, pressure of earth atmosphere, है ना, अर्थ पे क्या क्या प्रेशर लग रहा है, वो एक यूनिट है 1 atm। तुम लोगों को बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलवाया था कहीं पे 9th में, पता है, बैरोमीटर पढ़ा है कुछ ऐसे 76 सेंटीमीटर एचजी या 760 एचजी, नहीं पढ़ा है, कोई बात। 1 atm is 776 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 760 ऑफ एचजी, ये सुना है 760 ऑफ एचजी, जो लोग नो कह रहे हैं, ठीक है। तो होता ये है, बैरोमीटर में एक, लेट्स से बैरोमीटर में नॉर्मल एक ऐसे ट्यूब टाइप की होती है जिसमें हम हाइट देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम हाइट देखते हैं मरकरी टावर की, मरकरी कितना ऊपर है, ठीक है, देखते हैं हाइट। और हाइट से क्या फायदा होता है, हाइट से आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ कितना मरकरी होगा और उसके कारण इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, है ना, मतलब लास्ट पॉइंट है तो कितना प्रेशर लग रहा होगा। एक्चुअली लिक्विड में एक ये प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड है कोई, है ना, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड जैसे पाइप में कहीं जा रहा है, उसमें सेम पॉइंट पे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम प्रेशर लगता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, सेम पॉइंट पे क्या लगता है, सेम प्रेशर रहता है, ठीक है। मान लो कोई दो ट्यूब है, ट्यूब से ज्यादा अच्छी तरह समझा सकता हूँ, जब आप वाटर भरोगे तो दोनों में बराबर लेवल तक पानी जाएगा, है ना। इसमें जिस पॉइंट पे, अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे और इसमें भी इस पॉइंट पे देखोगे, तो प्रेशर क्या होगा, सेम। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, सेम, है ना। जो जहां पे भी देखोगे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो प्रेशर क्या होगा, सेम। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर में, ठीक है, लिक्विड में मतलब। यहाँ पे भी कुछ यही प्रिंसिपल लगता है
जो आपका बैरोमीटर है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं बैरोमीटर में, मतलब सिंपल रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, ये कैसे टाइप का है, छोटा सा या जो भी है ना, कंटेनर टाइप का है, उसमें ऐसे करके एक यू ट्यूब ले डालते हैं। जैसे ये ट्यूब डाली, कैपिलरी एक्शन होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, बाल्टी में अगर पानी का मग ऐसे उल्टा डालो, है ना, उसमें पानी ऊपर की तरफ जाता है, राइट? तुमने किया है बचपन में, तुमने किया होगा। राइट, बट वी आर कैप्टिंग दिस, इसमें एयर नहीं रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बट इस ट्यूब में ये है कि वैक्यूम होता है। अभी जो हम ऐसे पानी में वो डालते हैं, नमक डालते हैं, तो उसमें एयर रहती है। तो हम ये इंसर्ट कर रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल वैक्यूम है, ठीक है, राइट। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, पॉइंट पे प्रेशर कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PATM, वही इस पॉइंट पे प्रेशर लगेगा। अब इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट, फोर्स बाय एरिया, पता है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। इस पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा है, M×G, नीचे की तरफ, ये क्या हो गया, mg/a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना फोर्स लग रहा है ये पता चल गया आपको पहले। प्रेशर बराबर होगा, PATM इज नथिंग बट आपका हो गया, जितना इस पॉइंट पे होगा उतना यहाँ होगा, PATM इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया, mg/a। M क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G/A। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, D इंटू G/A। ए से ए कट जाता है। तो अब जो प्रेशर होता है वो किसके टर्म्स में आ जाता है, प्रेशर इज टर्म्स ऑफ HDG, या फिर HDG, या फिर D को, डेंसिटी को रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ρGH है ना, मतलब रो लिख दिया D को, तो ρGH ये आ गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ देखो, जो प्रेशर है वो हाइट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हाइट के टर्म्स में, H। अगर हम मरकरी ले रहे हैं यहाँ पे रो, है ना, डेंसिटी ऑफ मरकरी ले रहे हैं, तो इसमें आता है 76 सेंटीमीटर, तो इसीलिए लिख देते हैं 76 mm, सॉरी 76 सेंटीमीटर, cm। HDG which is ρGH और ρGH, है ना। H की वैल्यू है 0.76 मीटर या फिर 76 सेंटीमीटर, और यू कैन से 760 mm। रो की वैल्यू आती है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बस आप ये वैल्यू डालोगे अगर, PATM निकल आएगा। PATM इज गोइंग टू बी 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। अब यहाँ पे यूनिट लिख लो सबकी एक साथ, यहाँ मीटर लिखा था हमने, फिर किलोग्राम पर मीटर क्यू लिखा, फिर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा। तो ये सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे, या फिर इसको सिंपली लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये सब कट कटा के बन जाएगा, है ना, फोर्स बाय एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली लिख लिया।
इसको कैलकुलेट कर लो। ये देखो ये 10 के आसपास है और ये भी ऐसे ही 10 के आसपास है। इन दोनों से जो वैल्यू आती है वो आती है 10 है ना, 100 हो गया, 100 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आती है 101.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से 1.013 into 10⁵ Newton per meter square, which is nothing but 1 atm। समझ में आया ना? एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू ये हो गई कैलकुलेट करके। सर वो सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा स्टेप? mg डिवाइड बाय ए। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स mg ना, नीचे की तरफ लग रहा है। जो भी इस कॉलम में जितनी भी हाइट होगी मरकरी की, उसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो mg होगा। सब वो नहीं ये वाला e इंटू डी इंटू जी, नीचे वाला ए इंटू एच। मास क्या होता है? मास m क्या होता है? वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। वेलोसिटी या वॉल्यूम? वॉल्यूम वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम इंटू सर वो डेंसिटी। नीचे, उसके वॉल्यूम क्या नीचे होता है? वाला एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। ओके। बस आ गया। इस तरह से प्रेशर मेजर करते हैं। चलो, लेकिन हम ये अपनी पास ये एक्स्ट्रा बता दिया, ये हमारे काम का नहीं है अभी। तो आपको ये पता चल गया एसटीपी का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर इज 1 atm प्रेशर। ठीक है, इसमें बस 1 atm की वैल्यू याद रखनी है बस। ये मैंने यहाँ रिलेट किया है, ये कैसे प्रेशर को हाइट के टर्म्स में लिखते हैं ना। 760 mm ये क्या है? हाइट है ना। बंद कर लो अपना अपना माइक ये। तो ये हाइट किसकी है, मतलब ये कांस्टेंट है? ये टावर की, हाँ, बैरोमीटर में जितनी भी आएगी हाइट वो है। बैरोमीटर में मरकरी कहाँ तक जाएगा उसकी हाइट है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? 760 mm Hg या 76 सेंटीमीटर cm Hg। Hg क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी। H हाइट बता दी, तो इससे इस तरह से डायरेक्टली लिख लिया, या तो नहीं तो ये लिख लिया। अब इसमें कुछ यूनिट्स हैं। अच्छा, एक और बात लिख देते हैं, नोट, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ एसटीपी, है ना, टेम्परेचर इज 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 बार rather than atm। अब हम ये समझ लेते हैं ये बार और atm ये होते क्या हैं। वी आर गोइंग टू सी यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर है, फर्स्ट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1 पास्कल। 1 पास्कल। फिर नेक्स्ट यूनिट है, लेट्स से 1 atm व्हिच वी हैव रिटन ऑलरेडी, 1.013 into 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल। ये दूसरी यूनिट आ गई। फिर आती है 1 बार। 1 बार क्या होता है? विच इज, अच्छा, ये और किसके बराबर है? 760 mm Hg, विच इज कॉल्ड 760 टॉर। क्या बोलते हैं इसको? TOOR। 1 बार क्या होता है? 1 बार होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 इंटू, इसमें और इसमें बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पे 1.013 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। 1 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 बार की वैल्यू ये लगभग कितनी आती है? 750 mmHg, 750 टॉर।
ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और इज 1 mm है जी धनराज, 760 इज इक्वल टू 760, तो कितना हुआ? हाँ बोलो जश। सर वो 760 टॉर है। 1 टॉर की इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 mm ऑफ एच। ये कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, जो प्रेशर की हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1 atm और ये 1 बार, ठीक है, इनकी यूनिट्स क्या क्या है। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यूनिट प्रेशर निकालना आ गया, टेम्परेचर की यूनिट्स आपको पता ही होंगी, केल्विन डिग्री सेल्सियस है ना। आगे चलते हैं। फॉर गैस आइडियल गैस, there is a formula, ideal gas equation. How the ideal gas equation? PB equals to nRT, where P is pressure, V is volume, N is number of moles, and T is temperature. कोई भी गैस है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है ना। एक कंटेनर है, मान लो कोई गैस प्रेजेंट है, तो वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर, इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। दूसरा फैक्टर, इसमें जो गैस है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो यू कैन मेजर, ठीक है, ये कितना हर वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ये प्रेशर एक्सर्ट करने का मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे हैं, है ना, रैंडमली हर डायरेक्शन में। ये गैस के मॉलिक्यूल जितनी बार टकरा रहे हैं उतनी बार फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं सेकेंड। जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उससे हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर एक्सर्ट करना है। टेम्परेचर, ये गैस किस टेम्परेचर पे है ना, टेम्परेचर पे आपने कंटेन की है, और इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और यू कैन से कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। गैस को डिफाइन करने के लिए 4 पैरामीटर चाहिए, एंड जब हमारे पास चारों पैरामीटर में है ना, चारों पैरामीटर है, तो हम P इक्वल्स टू nRT वाली इक्वेशन देख सकते हैं। P इक्वल्स टू nRT पढ़ा है? सर यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में रहा है केल्विन में? तभी आ ले रहे, टेम्परेचर केल्विन में है। मतलब उसका आइडियल गैस और नॉर्मल गैस में क्या फर्क है? आइडियल गैस और नॉर्मल गैस मतलब है कुछ उसमें डेविएशन होगा, हर चीज के लिए हर पॉइंट पे ये बात ट्रू नहीं होगी। आर गैस कांस्टेंट है, आर इज आइडियल और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मतलब हमेशा अगर आप ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी देखोगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। बोलो कमलेश। सर आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि ये गैस आइडियल गैस है और एसटीपी पे? वो ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जो गैस है वो जहां जहां पे ये कंडीशन फॉलो होगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी मतलब वो आइडियल कंडीशन। जहां पे ये फॉलो नहीं होगी, है ना, एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं, मान लो है ना, हमने ये सारा जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से वैल्यू निकाली है मैच नहीं करी इधर, और ये इधर मैच नहीं की, है ना, मान लो, तो मतलब क्या है कि वहां पे ये आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं हो रही, मतलब वो नॉर्मल गैस की तरह बिहेव कर रही है, रियल गैस उसको बोलते हैं, रियल गैस।
ओके सर, और सर एसटीपी गैस फॉलो करेगी जब टेम्परेचर 270? अभी हम समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, एसटीपी पे भी आ रहे हैं, है ना। ओके सर। तो एसटीपी होगा तो क्या होगा वो समझ लेंगे किसी भी गैस के लिए। जो भी जितनी आइडियल गैस का मतलब है सारी गैसेस को आइडियली मानना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सारी गैस आइडियली माननी है आपको, कोई गैस रियल नहीं माननी है, ठीक है। सब माननी आइडियल ही है। तब सारे स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट है, आइडियल स्टूडेंट, टीचर की सारी बातें मानेंगे, ऐसा मानना है, ठीक है। P क्या है, प्रेशर, राइट। अगर P किस में लेना है यूनिट, यहाँ पे P इज प्रेशर, ये तो अच्छा पहले R की वैल्यू बता देते हैं। R की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV बाई NT। If P in is in ATM, V is in लीटर ना, N इनको मोल्स है, N का तो कोई यूनिट नहीं होगा, नंबर है। P is in लेट्स से केल्विन। अगर ये सब ऐसे दे रखा है इनकी यूनिट, राइट, तो R की वैल्यू आती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन, इसकी यूनिट है और ये वैल्यू है R, ATM लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है। अब और क्या यूनिट आ सकती है, एटीएम मीटर आपने पढ़ा था न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, है ना। प्रेशर किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम की एक यूनिट मीटर क्यूब भी हो सकती है, तो इससे ही कट गया। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क। अगर हम ये ऐसे इस यूनिट में डालेंगे, इसका दूसरा लेट्स से दूसरी वैल्यू है 8.314, है ना, जूल पर मोल केल्विन। ये वाली यूनिट कहाँ यूज होगी, थर्मोडायनेमिक्स में। ये वाली यूनिट कहाँ यूज होगी, गैसीय स्टेट में। तो मैंने दोनों बता दिया आपको, ठीक है। 8.314 जूल पर मोल केल्विन, दो दो वैल्यूज हैं इसकी, याद रख लो आर की। एक और वैल्यू निकाल सकते हैं जूल को, अगर आप कन्वर्ट करो कैलोरी में, तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं बताओ, हाउ मेनी जूल्स इन 1 कैलोरी। तो 4.18, ठीक है। इससे जो वैल्यू आएगी अगर इसमें डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.98, है ना, कैलोरी पर मोल केल्विन। ये और हम लिख सकते हैं यूनिट। भाई अपने अपने माइक ऑफ रखो, ठीक है। अब ये वैल्यूज कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कैलकुलेशन पर्पस में दिक्कत करेंगी। कभी कभी कैलकुलेशन में क्या क्या वैल्यू लिख लेते हैं, आर को यहाँ पे लिख लेते हैं 1/12 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। 1/12 की वैल्यू एक्चुअल में होती है 0.825, 0.0 है ना, 825। और ये वैल्यू 8.314 वैल्यू जो हो जाएगी, ये क्या होगी 25/3 कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं। ये वैल्यू आएगी 8.33 के आसपास, इसको लिखेंगे जूल पर मोल केल्विन। और ये 1.8 को क्या लिख लेते हैं, 2 कैलोरी ना,
कैलोरी पर मोल केल्विन। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए अप्रोक्स वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यू बता दी, अप्रोक्स वैल्यूज बता दी। अब चलते हैं, अब एसटीपी कंडीशन पे देखते हैं कि वॉल्यूम कितना होता है। तो ये अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है। अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो, है ना, साइंटिस्ट है ये, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। If two gases are present at same temperature and pressure, if two gases having equal moles are present at same temperature and pressure condition, these gases will occupy same volume, है ना। अगर दो गैसेस हैं जिनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर है और वो दोनों गैसेस सेम का मतलब है कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों एक जैसी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में प्रेजेंट है। मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो एक गैस है ए, CO2 है ब्लड से, दूसरे में गैस है हीलियम, है ना, मान लो ये CO2 है, ये हीलियम है ना? दोनों गैसेस में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, राइट। अगर ये दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल सेम है, मान लो इसका 1 मोल है, इसका भी यहाँ पे 1 मोल है, इनका टेम्परेचर सेम है, लेट्स से यहाँ पे 298 केल्विन, 273 केल्विन है, भी 273 केल्विन पे दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर है, 180 m 180 m। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी, ऐसे भी इक्वल टू एनआरटी से, राइट। वी सेम, राइट, पी सेम, मतलब सॉरी पीवी और सॉरी पी टी एन सेम, पी टी एन सेम, 3 पैरामीटर है, तीनों सेम है, हो गए एक तरह से इक्वल वॉल्यूम्स है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, फिर क्या हो जाएगा, 4th पैरामीटर को भी सेम होना पड़ेगा, फिर ये बात वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर इसका उल्टा एंड वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा क्या है, अगर दो गैसेस हैं which are occupying the same volume at same temperature and pressure condition, their number of moles will be same, है ना, वाइस वर्सा क्या है, और you can say if two gases occupy same volume at constant temperature pressure condition, है ना, number of molecules or moles will be same। तो ये भी आप लिख सकते हो, ये हो गई अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इससे क्या फायदा मिला, इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्रेशर टेम्परेचर पता है, आर की वैल्यू पता है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। Hence, at STP 1 mole of any gas will occupy 22.4 liter
ओल्ड डेफिनेशन 22.7 लीटर न्यू डेफिनेशन। एसटीपी की डेफिनेशन न्यू कौन सी है? 1 बार जब ले रहे हैं, और ओल्ड डेफिनेशन कब है? जब 1 एटीएम ले रहे हैं। तो इसके कारण क्या है? थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। कैलकुलेशन पर्पस के लिए जनरली 22.4 ही होता है, लेकिन कभी एक उल्टा सीधा क्वेश्चन आ गया जिसमें 22.7 का भी ऑप्शन दे रखा है, तो आप उसको टिक कर देना। ठीक है, तो बता दिया कंफ्यूजन। सब जगह 22.4 ही लेंगे हम, बट कभी कभी क्या होता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें 22.7 का फैक्टर आता है, वहां पे फिर आप 22.7 ले लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन में 22.7 दे रखा हो या उसके हिसाब से आंसर दे रखा हो तो वही मानना है, नहीं तो जनरल क्या है 22.4 ही लिया है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, दोनों चल रहे हैं। अब तो उन्होंने मान लो एक बुक में उन्होंने ये यूज कर लिया है, तो मेरे को तो दोनों बताने पड़ेंगे ना। ठीक है, ये देखते हैं ये कैसे आया। तो बस क्या था 1 एटीएम, वॉल्यूम आपको पता नहीं है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिख रहे हैं। एन की वैल्यू 1 है, 1 मोल है। आर की वैल्यू क्या है? 0.0821। की वैल्यू क्या है? 273। इसको मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम आ जाएगा। राइट, तो इससे आ जाएगा ये 22.4 लीटर। अब फॉर्मूला आपको पता चल गया, एक मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। इससे क्या पता चला? Hence 1 mole will contain 1 mole of gas 22.4 लीटर, या उल्टा 22.4 लीटर गैस विल कंटेन 1 मोल। x मोल होंगे तो कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू एक्स। बस यही हमें निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स। राइट, अगर x होंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 डिवाइड 22.4 इंटू एक्स, ये टोटल वॉल्यूम हो गया एसटीपी। तो इसमें अगर 22.4 डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। बस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। यही फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है ना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। यहाँ पे बैरोमीटर समझाया, ये भी अभी जरूरत का नहीं था। फिर आपको पीवी एनआरटी समझाया, ये आगे काम आएगा, ये भी अभी जरूरत का नहीं था। राइट, और फिर ये फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर हम क्वेश्चंस कराते हैं।
कुछ और आगे पीछे लिखना है? नहीं नहीं कमलेश, मुझे कुछ भी नहीं पता है, अभी आ जाएगा तो पता चल जाएगा आपको भी। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा और आगे। राइट, अब अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग contains maximum mass A, लिखा हुआ है 6 into 10 to the power 23 22 let's say molecules of CaCO3. B, 2 gram molecules of NaOH. C, 67.2 liter NO at STP. D, 22.4 liter H2O at STP. बताओ भाई आंसर। जल्दी से बताओ, मैं बस 3 मिनट दूंगा। कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हाथ उठाओ। सर एसटीपी तो गैस के लिए होता है ना, तो H2O कैसे आया? गुड क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो कैलकुलेट करूँ क्या वैसे ही? गैस को मान के नहीं होगा ना कैलकुलेट, कंफ्यूज करने के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन। H2O इज लिक्विड, यही समझाने के लिए बस यहाँ पे लिखा था। STP इज फॉर गैस। H2O 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, लिक्विड या फिर आइस, है ना, इनके बीच का इक्विलिब्रियम बन रहा होगा। तो 22.4 लीटर कैसे निकालेंगे, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। तो 1 ml का मास 1 किलोग्राम। तो अभी मैंने कल बताया था ना आपको, पानी की टंकी वाला एग्जाम्पल। यस सर। हाँ, अब आ जाएगा। हाँ सर। 1 लीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 22.4 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो गया ये। बाकी 28 के अलावा 21 नहीं है। जो लोग हाथ नहीं उठाएंगे मैं भगाना चालू कर दूंगा। सर किलोग्राम कैसे आया मतलब? अरे 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम, हाँ समझ 1000 ml इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ml 1 लीटर। सर समझा। ये तो आंसर हो गया यही, 22.4 किलोग्राम। इससे आंसर आएगा 67.2। NO है, गैस है, इससे आ जाएगा 3 मोल्स।
3 into 30 that is 90 ग्राम। इसे दो मोल्स थे तो 2 into 40 80 ग्राम, और इसे 0.1 मोल्स था into 100 तो 10 ग्राम। ये आंसर है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, जिन लोगों ने 22.4 से गैस से लगाया होता वो फिर क्या बोल रहे होते 1 मोल। 1 मोल का मास कितना है वाटर के 18 ग्राम, तो गलत हो जाता है ना। यही ट्रिक इसमें याद रखना। एसटीपी जो है कॉन्सेप्ट वो किस पे लगाएंगे हम, गैस पे, केवल किस पे लगाएंगे, गैस पे। लिक्विड सॉलिड इन सब पे नहीं लगेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब करते हैं बात डेंसिटी की। एक नया टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी में दो डेंसिटी हमें पढ़नी जरूरी है, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक है रिलेटिव। और दूसरी है रिलेटिव डेंसिटी। सोहन सेट्टी, सुन पा रहे हो मुझे? सोहन सेट्टी, देखो जो लोग नहीं है उनको मैं निकाल रहा हूँ। मत बोलना कि सर मुझे आपने निकाल दिया। बीच बीच में जो लोग सो जाते हैं ना उनको भगा दूंगा। हाथ उठा के रखो। पारस, उठा लिए आप? ये देखो रंजीत कदम, रंजीत कदम, देखो रंजीत कदम है ही नहीं यहाँ पे। आयुष सिंह, ये इस बार मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ है ना, पूछ पूछ के। अनिश प्रजापति, गायब है लोग। स्वयं दारेकर, स्वयं दारेकर, कैन यू रिप्लाई? अगर इफ यू आर प्रेजेंट देन रिप्लाई। देखो श्रवणी वोयते अभी आई है। आते बेटा श्रवणी हो गए थे बीच में। श्रवणी बोलो बेटा, कहाँ थे? पहले से ही थी तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ हाथ उठाओ, हाथ क्यों नहीं उठाया? हैंड रेज भी क्या था? स्वयं दारेकर। चलो अब है बाकी। अभी आयुष सिंह प्रेजेंट। आयुष सिंह, ठीक, चलो आवाज नीचे कर लो सब लोग। ठीक है, तो दो तरह की डेंसिटी है, एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। देखो जब दिखाया तब तक नहीं जा सकता जब तक सुनोगे नहीं, है ना। अगर आप सुनोगे ही नहीं, क्वेश्चन इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो नहीं सिखाया जा सकता। जो लोग कह रहे हैं कि अगर उनको है ना नींद आ रही है, नहीं रहे ध्यान से, तो उनका सब बेकार है यार। इससे बेटर है जाके सो जाओ। ठीक है, आधे अधूरे में कुछ नहीं मिलता है। अच्छा बताओ, अच्छा सच में कोई किसी को लग रहा होगी है ना उन्होंने सीख लिया सोते सोते भी, कोई है ऐसा टैलेंटेड? बोलो, हाँ बोलो, हाथ जोड़ लोग उठा रहे हैं। यस जश। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में वो है ना फर्स्ट वन, 6 into 10 22 molecules of CaCO3, उसका सर 0.1 से 100 कैसे आया? 100 तो होता है मोलर मास, और ये मोल्स कितने हैं? मॉलिक्यूल्स से डिवाइड करेंगे 6 into 10 to 23 से, ये 22 है, 0.1 आ जाएगा।
सर अगर हम लोगों ने डायरेक्ट किया तो 100 into 6 into 10⁻22 तो फिर AMU आएगा फिर, क्या ओके आएगा सर। इंटू AMU में आएगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर सर एएमयू में पूछा हो तो फिर ठीक है, तुम्हारा AMU वाला आंसर। ओके सर। एब्सोल्यूट डेंसिटी सिंपल है, आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई आपकी, आपने पढ़ी है मास की यूनिट, लेट्स से किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो नीचे लिख देते हैं थोड़ा, पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी देख लेते हैं जो आप पढ़ी हुई है, which is mass by volume। और यू कैन से, अगर मान लो एक सैंपल है, ठीक है, उसमें जितना मास है और जितना वॉल्यूम है उससे हम डेंसिटी निकाल लेंगे। अगर मान लो मास फिक्स कर दें, जैसे मान लो मास लिख दिया हमने मोलर मास, 1 मोल का मास, हम यहाँ लिखते हैं 1 मोल का वॉल्यूम, जिसको बोलेंगे मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना। और वी कैन राइट मास बाय वॉल्यूम और मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम, कोई दिक्कत तो हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी। इसकी यूनिट्स क्या क्या है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पहली यूनिट। दूसरी यूनिट क्या है ना, हो सकता है ग्राम ले लें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, CGS, स्टैंडर्ड हो गई MKS। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम पर ml भी बोलते हैं, ग्राम पर सीसी, मैंने आपको बताया था ये सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। बड़ी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, ये लगती है गैसेस के लिए, ग्राम पर लीटर, क्योंकि गैस का वॉल्यूम होता है ज्यादा, है ना, वहां वॉल्यूम ml में ना देके इसमें देते हैं लीटर। इनमें रिलेशन क्या है, इंटर रिलेशन, तो इसमें रिलेशन है 1 ग्राम पर ml इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये इसमें रिजल्ट है। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1 है, क्या है और क्या लिख सकते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर, ये 1 ग्राम पर ml, और क्या लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इससे समझ लेते हैं इसको, 1000 किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब के को हटा दो, है ना, के मतलब 1000 होता है, ये 1000 ग्राम हो गया, 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या लिख लिया 1000 ग्राम। मीटर क्यूब को लिखना है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ये हो गया ना 10⁻⁶ ग्राम डिवाइड बाई 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, आ गया ना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। और अगर आप इसको भी जोड़ना चाहो, है ना, इसको देख लो, है ना, कैसे यूनिट कन्वर्जन है, 1000 ग्राम, और यहाँ लीटर लिखा है, लीटर, लीटर को करेंगे किसमें ml में, तो 1000 ml, बढ़िया, ग्राम पर ml। और इससे एक बात और निकल के आ सकती है कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ग्राम पर लीटर, क्या निकल के आएगा, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ग्राम पर लीटर। ये तो हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट्स। एब्सोल्यूट डेंसिटी में पूछा जाता है density of a gas at STP, density of a gas at STP, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, तो मोलर मास बाई मोलर वॉल्यूम विच इज इक्वल्स टू, STP में मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर,
ये आ जाएगा मोलर मास ग्राम में, और ये वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर। इसी तरह से निकालो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। फाइंड डेंसिटी ऑफ C4H10 C4H8 let's say H8 गैस एट STP। निकालो भाई, डेंसिटी ऑफ अ गैस एट STP निकाल, तो कितना होगा? B2.4 सर C4 है ना वो? C4। सर मोलर वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 है, तो नॉर्मल में क्या रहेगा सर अगर निकालना हो? नॉर्मल पे टेम्परेचर के, नॉर्मल एनटीपी पे एनटीपी STP सेम होते हैं। तो सर आपने इसके ऊपर भी यही फॉर्मूला दिया ना, मोलर मास अपन मोलर वॉल्यूम, तो वहां पे कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हैं? वहां पे हम जो है, अगर उन्होंने बोला मान लो डेंसिटी एट 300 केल्विन बताओ, PV इक्वल्स टू nRT से पहले वहां पे T300 लिखेंगे। वहां पे यहाँ पे निकाला था ना, PV इक्वल्स टू nRT, यहीं से निकला ना 22.4। T की वैल्यू 300 लिख देंगे, तो V की वैल्यू अलग आ जाएगी, 300 इंटू 0.0821, वो वाली वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ, फिर वो वाली वैल्यू लिखेंगे, वो वैल्यू 25 4.63 आएगी। अभी आपको STP बस याद रखना है, STP पे ही पूछा जाएगा बस। तो जल्दी वही फास्ट। NTP STP सेम है, ठीक है, NTP STP सेम। आज आपका आंसर गलत है, क्लोज है बट गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक। आंसर आ गया 2.5 2.5, ठीक है। मोलर मास कितना होगा इसका? 56। कार्बन 4 है तो 48 प्लस 8, 56 डिवाइड बाई 22.4, इससे आंसर आ जाएगा 2.5 ग्राम पर लीटर। एब्सोल्यूट डेंसिटी निकाल लिया। आगे अब बात आती है रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस है, क्योंकि ये एक रेशियो है। जैसे मैं बोलूं रिलेटिव मास, है ना, हमारा तुम्हारे भाई या बहन के कंपैरिजन में कितना मास रिलेटिवली ज्यादा है। तो मान लो किसी ने बोला, एक स्टेटमेंट दिया कि यू आर 2 टाइम्स हेवियर देन योर सिस्टर, रिलेटिव मास हो गया। ऐसे रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी है ना, यूनिट लेस होगी, एक रेशियो आएगा। तो पहला है लेट्स से डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ A with respect to WRT लिखता हूँ शॉर्ट में, with respect to density of B with respect to B. So density of A with respect to B, ये क्या हो जाएगा? It is nothing but density of A divided by density of B. Density of A क्या होता है? Mass of A divided by volume of A गैस with respect to B गैस है, ये गैस के लिए लिख रहे हैं। Density of A gas with respect to B gas. Mass of A divided by volume of A, mass of B divided by volume of B, ठीक है, mass by volume. Since VA equals to VB, मोलर मास है ना, ये क्या है? MA एंड MB क्या है? मोलर मास। VA VB क्या है? मोलर वॉल्यूम।
ना, both gases present at same temperature and pressure. दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे प्रेजेंट है, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग होंगी तो फिर राइट, फिर आपको दिक्कत आएगी। इस तरह से लिख लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dA by dB क्या हो जाएगा, MA by MB. MA and MB are molar masses. जैसे किसी ने बोला डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू CH4 बताओ। SO2 का मोलर मास, डेंसिटी ऑफ SO2 with respect to density of CH4 is nothing but molar mass of SO2 64, molar mass of CH4 16. Answer 4. SO2 is 4 times denser than CH4. ठीक है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू CH4 हमने निकाल लिया। मान लो ऐसी कोई भी दे दिया जाए, उसी में आता है एक वेपर डेंसिटी। हमें वेपर डेंसिटी सुना है कभी? वेपर डेंसिटी देखा हो कभी? हाँ सुना है। और संजय वेपर डेंसिटी क्या सुना है आपने? तो डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है वेपर डेंसिटी, इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा ये, है ना, डेंसिटी ऑफ गैस, मान लो कोई गैस दे रखी है A गैस, with respect to hydrogen is going to be molar mass of A divided by molar mass of hydrogen is 2. That's it. Vapor density is nothing but molar mass divided by 2. अगर कहीं पे लिखा है, क्वेश्चन है, if density of a certain gas at STP is 1.25 gram per liter, find vapor density. तो क्या है, अगर if density of a certain gas at STP is 1.25 gram per liter, find vapor density. बताओ भाई। होगा आंसर। भरत भूषण 139 1.25 है।
यस करेक्ट धनराज। सिंपल है, 1.25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय 22.4। मोलर मास इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, यही है ना डेंसिटी एट एसटीपी। मोलर मास कितना आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 ग्राम। वेपर डेंसिटी 28 डिवाइड बाय 2 40। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और आता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म लग रहा है जैसे कुछ ग्रेविटी से रिलेटेड है, बट ये डेंसिटी है। किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस with respect to water. Water at 4 degree Celsius. Density of water at 4 degree Celsius कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। तो इससे क्या समझ में आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाई 1 ग्राम पर ml। अब इससे क्या होगा, 1 से तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राम पर ml से यूनिट कट जाएगी, and hence specific gravity is magnitude of density of a substance ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के बराबर है। जैसे कहीं पे लिखा है एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी दे रखी है 2 ग्राम पर ml, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी 2। और उल्टा उन्होंने बोला एक सब्सटेंस लिया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 2 ग्राम पर ml। बात क्लियर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या रहता है सर? ये तो रिलेटिव है ना, डिपेंड करता है रिलेटिव का तो कोई यूनिट नहीं रहेगा ना, यूनिटलेस। तो ये यहाँ तक डेंसिटी तक हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो आपको करने हैं, मैं बस यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेट्स से तुम्हारी बुकलेट से, तुम्हारी बुकलेट खोल देता हूँ, कुछ नहीं है वो, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बस है तो उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कहाँ है, वेपर डेंसिटी भी यूनिटलेस है, यस। सर अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर में दिया है तो कैसे लिखेंगे सर उससे? जैसे ग्राम पर लीटर को ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय ग्राम पर लीटर में दे रखा है ना, उसको डिवाइड बाय 1000। चलो आपकी क्या कहते हैं बुकलेट है, जिससे मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन बता दे रहा हूँ, सॉरी केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। का मतलब क्या है कि जो कोई भी रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें मास जो है वो कंजर्व रहेगा। मतलब जैसे अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी
let's say H2 plus O2 forms H2O. Let's say I have written this reaction. ठीक है, का मतलब है I have taken 2H2 molecule, मान लो 2H2 molecule लिए and 2O2 molecule लिए, let's say मैंने ओवरलैपिंग अभी ये वाली ओवरलैपिंग दिखा दी है ना। तो देखो इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2O बन रहा है। H2O क्या होगा, ऐसे दो मॉलिक्यूल बन गए। इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। पहले दो हाइड्रोजन एक साथ थे, दो ऑक्सीजन एक साथ थे, अभी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन साथ साथ घूम रहे हैं। तो जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, नाइदर atom is going to be created nor it is going to be destroyed। ठीक है, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व। जितना मास रिएक्ट करेगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है ये बात, हो रही है ना। ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, बस दो एक साथ घूम के इसके साथ हो गए। तो एटम्स ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, मास भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, तो पहले के टाइम पे जो कुछ, जैसे तुम सोचो तुम साइंटिस्ट हो, तुमने पानी देखा, मान लो वाटर को देख के तुम्हें थोड़ी ना पता चला इसमें दो हाइड्रोजन दो है और एक ऑक्सीजन है। थिंक अबाउट दो साइंटिस्ट बहुत पहले थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको तोड़ा, कुछ किया और मास में सारी कैलकुलेशन मास में की, है ना। तब तक इतने सब तो थे नहीं, तो क्या मेजर किया, यू हैव टू राइट दिस, यू कैन राइट इन योर नोटबुक। मैं बस समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो अगर लेट्स से तुम साइंटिस्ट हो 18th सेंचुरी वाले, है ना, 19th सेंचुरी वाले आप साइंटिस्ट हो, तो आपने वाटर देखा, कहीं कुछ देखा, तो आप बस, आपको नहीं पता इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, आप तो उसमें केमिकल रिएक्शन कुछ कराओगे, फिर आप चेक करोगे कि सच में इसमें क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। ठीक है, जो वहां ये सब बातें हो रही थी उस टाइम पे, तो सारे जो मेजरमेंट किए जाते थे मास में किए जाते, है ना। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आप, है ना, वाटर कहीं का भी ले लो, कोई भी सोर्स, चाहे वो केमिकल रिएक्शन में बन रहा हो एसिड बेस रिएक्ट करके, या फिर किसी नेचुरल से, लेट्स से सोर्स से आप ले रहे हो, चाहे समुद्र से ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, वाटर होगा वो में फिक्स है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स होंगे, तो इसको बोलते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें फिक्स प्रोपोर्शन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसका सोर्स कुछ भी हो, वाटर विल ऑलवेज बी H2O। ठीक है, तो अब इन्होंने H2O कैसे बोला, उन्होंने प्रोपोर्शन किसमें लिया, मास में। पहले ये तो था नहीं, कैसे लिखा, दो हाइड्रोजन एक साथ है, इसका मतलब 2:8 का 2:16 का रेशियो है। उन्होंने बोला जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8 आ जाएगा तो वो वाटर बन जाएगा, और वो किसी भी सोर्स से ले लो, सब में ये जो मास रेशियो है, वेट रेशियो है, वो 1:8 ही रहेगा, है ना। ये केवल वाटर के लिए नहीं है, अगर हम मान लो एग्जांपल CO2 का ले लेते हैं, मान लो हमने CaCO3 से हीट किया, CaO + CO2, केमिकल रिएक्शन में ये CO2 बनाया है, नेचर से CO2 ले लिया है, इन सब में क्या होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है, मास रेशियो है, वो सेम रहेगा, 12:32, 3:8। जब भी ऐसा होगा 3:8 mass ratio, then we are going to say that is CO2। क्लियर है ये बात। H2 को OH2 में लिख सकते हैं, तो लिख तो नहीं है, OH2 एक्चुअली नॉर्मल ये है, नॉर्मल एक तरह से ये स्टैंडर्ड है कि कैटायन जो बना रहे हैं या जो, है ना, कैटायन बन सकते हैं वो पहले। टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज केल्विन। जैसे अभी अपना रूम का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया 303 केल्विन। हो गया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन,
देखा गया 2 एलिमेंट्स मिलके जरूरी नहीं है एक ही कंपाउंड बनाए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO और CO2 दोनों बना सकते हैं। तो फिर सोचा गया कि इसमें सिमिलैरिटी क्या होगी। आपने देखा यहाँ पे सिमिलैरिटी जैसे कहीं देखी जाए तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो जो है वो सिंपल रेशियो रहता है ना। कहीं पे भी जैसे अगर मान लो कहीं H2O H2O2 लिखोगे आप, तो देन यू कैन सी कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, है ना, उनका जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो होता है। मान लो उनमें से एक एटम का एक एलिमेंट है, उसके एटम फिक्स कर दें, यहाँ पे भी एक रेशियो बना सकते हैं कि यहाँ 1:2 आ गया। बस उन्होंने यही कहा, ये बात मास के टर्म्स में बोली। उन्होंने बोला इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन मोर देन वन कंपाउंड, masses of one element that combined with fixed mass of other element। fixed mass का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ एटम फिक्स हो गए, इनके नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या है 1:2 है, इसका मतलब मास का रेशियो क्या है 1:2 है। the mass of one element that combines with fixed mass of another element are in the ratio of small whole number 1:2। ठीक है, समझते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ जब भी कभी 2 एलिमेंट है, मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये बना रहे हैं N2 NO NO2 N2O3 NO2, है ना, N2O5, ऐसे कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, वी वांट टू लेट्स से हैव सम रिलेशन। हमने पहले क्या किया, नाइट्रोजन को कांस्टेंट कर दिया। तो नाइट्रोजन के 2 एटम अगर यहाँ पे N2, तो इसको N2O2 लिख लो, N2O4 लिख लो, ऐसा करके। अब ये फिक्स मास हो गया, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ फिक्स हो गए। यू कैन सी द रिलेशन, सिंपल रेशियो है 1:2:3:4:5। तो ऐसे ही अगर एटम में सिंपल रेशियो है तो मास में भी क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। बस ये मास ऑफ, है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन। बोलो भाई, जिनको डाउट है वो पूछते रहे। सर आपने उधर n को इक्वल कैसे किया? अरे भाई यहाँ पे क्या डबल कर दिया, है ना, डबल NO था ना। हाँ हाँ, तो NO को हाँ, डबल तो कर दो, लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, समझा समझा। सर इन पांचों का जो रेशियो है उनको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इसका रेशियो अभी आपने N2O N2O2 सबका रेशियो बोला ना आपने, उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में क्यों लिखना है, हमें सिंपल रेशियो लिखना होता है। या तो 2 बनाना था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, वरना तो सिंपल रेशियो NO है ना। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका मतलब है अगर A जो है वो B का फ्रेंड है और B जो है C का फ्रेंड है, तो A और C जब फ्रेंड बनेंगे तो उनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, बस यही इसमें पूछा गया है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, when two elements combine separately with the fixed masses of third element। मान लो ये थर्ड एलिमेंट है B का, फिक्स मास से ये A और B कंबाइन कर रहे हैं, then the ratio of their masses in which they do so is either the same or the same whole number combined with each other। बस इसमें देख लो एग्जांपल, हम लिख लेते हैं जैसे CO2, ये जो दे रखा है इसी से लिख लेते हैं COS, ये बना CO2, ये बना CH2। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन का मास, कार्बन दोनों जगह कांस्टेंट है 14 है ना, सॉरी 12 ग्राम, 32 ग्राम से रेट करके CO2 बनाएगा, 12 ग्राम 64 ग्राम से रेट करके CH2 बनाएगा। तो ये कह रहे हैं जिस रेशियो में ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, है ना, मतलब कार्बन के फिक्स मास से कंबाइन करते हैं, मास का रेशियो क्या है 32:64 1:2। या तो ये ऐसा ही रहेगा, है ना, या इसका कुछ सिंपल मल्टीपल हो जाएगा, सेम ना, इसका कुछ मल्टीपल हो जाएगा। तो बस तो the ratio of their masses in which they do so is either the same and some whole number।
कुल मिला के केवल बात इतनी है कि जब भी ये आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में जो एटम का रेशियो होगा वो कुछ तो होगा ना, वो एटम का रेशियो जो बनेगा वो सिंपल रेशियो ही बनेगा, राइट? बस यही कह रहे हैं आप। सेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम का मतलब क्या है? अगर दो गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं तो इनमें जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो क्या होगा? एक सिंपल रेशियो होगा। ये हम समझाएंगे आपको आगे, ठीक है? ये भी समझा सकते हैं, लेट्स से। तो आपको ये बताइए, ये सब गैसेस हैं। अगर ये गैसेस आपस में कंबाइन हो रही हैं तो ये आपको पता है इसका एक मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। मॉलिक्यूल्स तो हम लिख सकते हैं 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करेगा। 3 मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। गैसेस हैं तो वॉल्यूम है ना 22.4 और 67.2 लीटर आ गया। अगर एसटीपी पे देख रहे हैं तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आ गया? 1:3। ठीक है, तो बस यही कह रहे हैं कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? एक माइनिंग वॉल्यूम्स तो सिंपल रेशियो होगा, है ना? एंड दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शंस। ये मोल से हम वॉल्यूम किसके लिए लिख सकते हैं? गैस के लिए। बस ये हो गए आपके सारे लॉ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक आपको एटॉमिक मासेस करा दिया। अब आपको कहाँ तक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है, मैं होमवर्क भी दे देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा रिवाइज करके आना। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा है ना 9th 10th कहीं तो था, मुझे याद है। हाँ है एक्सरसाइज, बताओ यार, एक्सरसाइज नहीं मिल रही। यस मिल गई। क्या करना है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर लेना है, मोल कॉन्सेप्ट यहाँ तक करना है, 40 तक, 40 1 to 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, नहीं तो आप बस होमवर्क कर लेना। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो सर मुझे डैश फाइव के डाउट ये डाउट लिंक सेंड करना व्हाट्सएप ग्रुप की। कौन सा? केमिस्ट्री डाउट ग्रुप है ना उसका। इनको सेंड कर दो भाई, केमिस्ट्री डाउट ग्रुप लिंक। कौन है उसमें? एक मिनट जो मेरे को देखना पड़ेगा, मैं मेरा। ठीक है, धनराज, धनराज है ना? कौन है? नहीं, क्षितिज कौन है भाई? एडमिन हाँ यस सर मैं तो भेजो, है ना? उस ग्रुप पे भेज दो, और फिर इसको प्राइवेटली भेज दो। क्षितिज को तुम मैसेज कर देना, ठीक है? चलो बाय।